आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के IL-76 विमानों को लेकर आई एक रिपोर्ट के बारे में। पहले ये माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना अपने जो पुराने IL-76 विमान हैं उनको रिटायर कर सकती है और उनकी जगह जो MTA है वो लेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट्स इस तरफ इंगित कर रही हैं कि फिलहाल भारतीय वायुसेना रिटायरमेंट को पोस्टपोन कर सकती है और ये जो रिटायरमेंट है ये 2040 के दशक तक टाला जा सकता है और 2040 तक इस विमान को उड़ाने की जो योजना है इस पर काम भी किया जा रहा है। देखिए, IL-76 विमान 1980 के दशक में भारत में आए थे। पहले जो 17 एयरक्राफ्ट थे वो ऑपरेशनल थे, लेकिन अब तकरीबन 11 से 12 विमान ही ऑपरेशनल बचे हैं। स्पेयर पार्ट्स की कमी और इंजन सपोर्ट की समस्या भारत के लिए बहुत ज़्यादा इस समय समस्या पैदा कर रही है। खासकर रशिया यूक्रेन के बाद से तो सप्लाई चेन बद से बदतर हो गई है और कुछ एयरक्राफ्ट तो 2022 से ही ग्राउंडेड पड़े हैं। मतलब नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आने तक ये गैप जो है वो इसी तरह बना रहेगा और इसको हम फिलहाल एक टेम्परेरी समाधान नहीं कह सकते, क्योंकि हमको पता है कि अगर MTA डील फाइनलाइज हो भी जाती है तो उसमें तकरीबन 2035 से उससे ज़्यादा तक का समय लग जाएगा और तब तक हमारी मजबूरी है इन विमान को उड़ाना। अब यहाँ पर क्योंकि स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं रहे, इंजन पुराने हैं, मेंटेनेंस काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना दूसरे विकल्पों पर तलाश कर रही है कि कैसे हम यहाँ पर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल बनाए रखें। यहाँ पर जो कुछ एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है उनके यूजेबल पार्ट्स को दूसरे विमान में लगाए जाने की जो बातचीत है वो भी चल रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इसके लिए कुछ सोल्यूशन भी ढूंढ निकाले हैं। वो है एक अपग्रेड प्लान, जहां पर इंजन अपग्रेड की बात की जा रही है। पुराने इंजन को नए जो PS-90A-76 इंजन है उनसे रिप्लेस किए जाने की बात की जा रही है। इसके फायदे ये होंगे कि ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, कम नॉइज एंड पोल्यूशन होगा। इसके अलावा ग्लास कॉकपिट अपग्रेड जो है इस पर भी विचार किया जा रहा है, जहाँ पर पुराने जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो हटेंगे, नई डिजिटल स्क्रीन्स आएंगी, बेहतर नेविगेशन, आसान पायलट ऑपरेशन और मॉडर्न वॉरफेयर कंपैटिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। और इसमें इंडियन कंपनीज की भूमिका एज यूजुअल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पहली बार जो मेंटेनेंस और रिपेयर का काम है वो इंडियन प्राइवेट फर्म्स को दिया जा सकता है और इससे रशिया पर डिपेंडेंसी कम होगी और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की जो लाइफ है उसको बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। अभी जो लिमिट है वो 2035 की है, लेकिन लक्ष्य है कि 2040 के दशक तक इस सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करना। ये हमारे लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये हमारा अभी तक के जो मेन ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हैं उनका हिस्सा रहा है। सैनिक हो गए या टैंक ट्रांसपोर्ट हो गया, इस पर इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिजास्टर रिलीफ में हमने इसको कई बार देखा है। इसके अलावा जो दूसरे मिशन हैं जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस हैवी कार्गो डिप्लॉय करना हो गया, वहाँ पर भी ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और जब तक एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट यहाँ पर आ नहीं जाती, भारतीय वायुसेना के लिए इनको ऑपरेशनल बनाए रखना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि आप इसको भारतीय वायुसेना की मजबूरी भी कह सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है सोलर ग्रुप को लेकर के। सोलर ग्रुप ने पहली बार पिनाका का जो एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट है उसको टेस्ट किया है, या यूँ कह लें उन्होंने इस पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट के जो प्रोडक्शन बैचेज हैं उनका प्रूफ ट्रायल किया है। ये ट्रायल पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किए गए हैं, जहाँ पर जो 2 रॉकेट सिस्टम है उनसे कुल 24 रॉकेट हैं उनको टेस्ट किया गया है। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य था एक्यूरेसी की जांच करना, लगातार सही प्रदर्शन की जांच करना, इसके अलावा जो मारक क्षमता है इसकी जांच करना। और रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करें, इन रॉकेट्स ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे इनको पूरा कर लिया है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बेसिकली एक मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो DRDO ने डेवलप किया है। ये मुख्य तौर पर कई रॉकेट्स को एक साथ फायर कर सकता है, बहुत कम समय में बहुत बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है, हाई मोबिलिटी है क्योंकि इसको ट्रक पे माउंट किया गया है, तो यह सूट एंड स्काउट मिशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और युद्ध में ये क्विक रिस्पॉन्स वेपन के तौर पर देखा जाता है। अब जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है इसकी अपनी उपयोगिता है। पहले पिनाका की रेंज तकरीबन 40 किलोमीटर थी, लेकिन अब जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट है इसमें 90 किलोमीटर से ज़्यादा तक ये मार्क कर सकता है और दुश्मन को दूर से हिट करने की क्षमता भी है, यानी सेफ डिस्टेंस पे रहते हुए भी हम एनिमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये हमारी आर्टिलरी सुपियोरिटी को बढ़ाता है। अब इंडियन आर्मी के लिए अगर हम बात करें तो बॉर्डर पर जो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इनहेंस होगी, कम समय में ज़्यादा फायर पावर मिलेगी, इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी और फ्यूचर में और एडवांस वेरिएंट की राह खुल जाएगी। यानी स्पष्ट है कि इंडियन आर्मी चीफ ने भी इसको लेकर संकेत दिया है कि अगर पिनाका के लॉन्ग रेंज वेरिएंट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाते हैं तो भारत की जो फॉरेन आर्टिलरी डिपेंडेंसी है ये लगभग ना के बराबर हो जाएगी और हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेंगे। यानी स्पष्ट है कि इस टेस्ट ने साबित कर दिया है कि हमने ऑलरेडी
आत्मनिर्भरता की आधारशिला को रख दिया है और आने वाले भविष्य में इसी आधारशिला पर चलते हुए जो फ्यूचर के वेरिएंट है ये विकसित किए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर। कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर अब एक के बाद एक आपको जो गुड न्यूज़ है वो बीतते समय के साथ सुनाई पड़ेंगी। हमने पहले भी आपसे कहा है कि 2026 ये जो वर्ष है ये कावेरी इंजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो कावेरी इंजन के जो लेटेस्ट ट्रायल रूस में चल रहे हैं उसको लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बेसिकली कावेरी इंजन भारत का एक स्वदेशी जेट इंजन है जो कि हम लोग 1980 के दशक से विकसित कर रहे हैं। इनिशियली प्लान ये था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये तेजस को पावर करेगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि तेजस से हमें इसको बाहर करना पड़ा। उसमें मुख्य तौर पर परफॉर्मेंस इश्यूज थे, वो सबसे प्रमुख थे, जहां पर पावर और वेट के अलावा कई और फैक्टर थे जिन्होंने तेजस में इसको आने से रोका। लेकिन अब उन चीज़ों से जो हमारी GTRE है वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। GTRE का मुख्य उद्देश्य है इस इंजन को घातक यूकैब में लगाना और भविष्य के जो ड्रोन हैं उनको पावर करना। घातक बेसिकली स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन होगा जो बिना पायलट के लंबी दूरी तक हमला कर सकेगा। अब बात करते हैं इंजन ट्रायल को लेकर आई रिपोर्ट से। देखिए, आप सबको पता है कि कावेरी इंजन के जो एडवांस टेस्टिंग है ये रूस में हो रही है। उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पर हाई एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं और एक्सट्रीम कंडीशन में हम इंजन को वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं और इन फैसिलिटीज़ का अभाव भारत में अभी है। और अभी तक तकरीबन 140 घंटे की टेस्टिंग पूरी कर ली गई है, जिसमें से 70 घंटे के जो ग्राउंड टेस्ट है बेंगलुरु में किए गए थे और 75 घंटे के टेस्ट तकरीबन वो रशिया में पूरे हो चुके हैं और कुछ औपचारिकताओं के बाद वहां से इसको क्लियरेंस मिल जाएगी। यानी कावेरी इंजन ने लगभग अपने सारे क्रिटिकल टेस्ट पास कर लिए हैं और यहाँ पर हम जो इंजन की बात कर रहे हैं वो ड्राई कावेरी इंजन है। ड्राई कावेरी मतलब बिना आफ्टर बर्नर्स का कावेरी इंजन। ये फ्यूल एफिशिएंट भी है और ड्रोन्स के लिए बेहतर माना जा रहा है। अब अगर हम इसके वेरिएंट की बात करें तो कावेरी का जो D1 इंजन है ये ऑलरेडी बेसिक वैलिडेशन को पूरा कर चुका है। D2 और D3 इंजन जो है ये इंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड टेस्ट में है और ये बेसिकली टारगेट किया गया है कि 2026 में या इस वर्ष के खत्म होने से पहले जो फाइनल सर्टिफिकेशन है उसका टारगेट रखा गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी आपको ये इंजन घातक यूकैब में देखने को मिल सकता है। इसके महत्व के बारे में आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि फॉरेन कंट्री पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको ये ख़त्म करेगा, हमारे डिफेंस प्रोग्राम को बूस्ट करेगा। जैसे भारत खुद का जब स्टेल्थ ड्रोन बनाएगा और खुद का इंजन उसमें रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा रिलीफ हमारे लिए है, क्योंकि आमतौर पर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इम्पोर्टेड इंजन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। फ्यूचर यूज़ की बात करें तो फ्यूचर में इसका यूज़ ट्रेनर एयरक्राफ्ट में हो सकता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हो सकता है और कावेरी 2.0 की आधारशिला भी यहीं पर है, क्योंकि GTRE के वैज्ञानिकों ने क्लियर कर दिया है कि जैसे ही कावेरी 2.0 का कावेरी इंजन का फाइनल सर्टिफिकेशन होता है 2.0 अविलंब रूप से शुरू कर दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।